बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? सब ठीक ठाक? कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में नए लेक्चर के साथ खुश आमदीद। बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर नंबर 14 सेकेंड ईयर फिज़िक्स का की थ्योरी का आज का आखिरी लेक्चर होगा। इसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। सेकेंड ईयर की फिज़िक्स है, फेडरल और केपीके का कोर्स हम फॉलो कर रहे हैं। बच्चों, कॉपी पेन संभाल लो और लेक्चर को पास करके देख लो। जहाँ पे नोट करना हो वहाँ से नोट करो और फिर आगे जाने दो। तो आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी लॉसेस एंड ट्रांसफार्मर्स। तो हमने ट्रांसफार्मर के बारे में काफ़ी डिटेल हमने पढ़ ली है। तो आपको ट्रांसफार्मर्स का तो अंदाज़ा हो गया कि किस तरह से काम करता है ट्रांसफार्मर। और ये हमने पढ़ा था कि पावर इन पावर आउट के बराबर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। पावर इन पावर आउट के बराबर कभी भी नहीं होती ट्रांसफार्मर की। ये बताते चलें कि ये प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग जहाँ पे आप इनपुट अप्लाई करते हो, और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है जहाँ से आप आउटपुट लेते हो। तो पावर क्या होती है? आई वी, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्ट, ये आई पी, वी पी, और ये सेकेंडरी के वोल्टेजेस और करंट आई एस, वी एस। तो दिस इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू आउटपुट पावर आई एस, वी एस। ये कभी भी एग्जैक्टली बराबर नहीं होता, इसलिए ट्रांसफार्मर हमेशा आइडियल से बहुत दूर होते हैं। तो ट्रांसफार्मर का इनपुट पावर का आउटपुट पावर से बराबर ना होने की क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि यहाँ पे कुछ लॉसेस हैं इस एरिया के अंदर। तो पावर जो आपकी आउटपुट पे पावर आपको कम मिलती है, वो पावर यहाँ पे लॉस हो जाती है। तो आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि कितने तरीक़ों से पावर लॉस होता है ट्रांसफार्मर में, और आप आइडियल बिहेवियर से दूर हटते चले जाते हो। और इसके अलावा हम ये देखेंगे कि इन लॉसेस को कितने तरीक़ों से हम दूर कर सकते हैं। पावर लॉस या एनर्जी लॉस एक ही बात है, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम 4 तरह के एनर्जी लॉसेस हम पढ़ेंगे जो ट्रांसफार्मर में इन्वॉल्व होते हैं, और वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि इनको किस तरह से हम दूर कर सकते हैं। इनमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्लक्स लीकेज। तो फ्लक्स लीकेज की वजह से भी एनर्जी लॉस होती है, आपकी एनर्जी मैक्सिमम ट्रांसफ़र नहीं होती आउटपुट साइड पे। प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में एनर्जी प्रॉपर तरीके से शिफ्ट नहीं होती, ट्रांसफ़र नहीं होती। दूसरा, कॉपर लॉस हम डिस्कस करेंगे कि कंडक्शन लॉसेस आई स्क्वायर आर। जब भी किसी भी कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो उसकी रेजिस्टेंस की वजह से वहाँ पे कुछ एनर्जी लॉस होती है, इलेक्ट्रिसिटी का पावर लॉस होता है आई स्क्वायर आर की फॉर्म में। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर्स में, इसकी वजह से भी फ़र्क आता है एफिशिएंसी पे। और तीसरा है एडे करंट लॉसेस। तो ट्रांसफार्मर के अंदर एडे करंट लॉस और लास्ट में जो हिस्टैरिसीस लॉस है, ये दोनों लॉसेस किसकी वजह से होते हैं? ये होते हैं कोर की वजह से। कोर के डिज़ाइन की वजह से एडे करंट लॉस हो सकते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस। तो हम इनकी डिज़ाइन में वेरिएशन करके इनके लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इस हिस्टैरिसीस लॉस तीसरे नंबर, एडे करंट लॉस तीसरे नंबर पे, और चौथे पे हिस्टैरिसीस लॉस हम डिस्कस करेंगे। तो इन सबको एक एक करके हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। इनमें सबसे पहले है फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज का मतलब क्या हुआ? आपके पास ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। यहाँ आप अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई करते हो, यहाँ पे इसमें से करंट चेंज होता है, और ये करंट चेंज इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। और ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ लिंक्ड होना चाहिए। तो आइडियल सिचुएशन में जितना ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे, इस सारे का सारा मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ लिंक्ड होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड लिंकेज
मैक्सिमम होनी चाहिए। जितना इसका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ इसके अंदर करंट के चेंज करने की वजह से, इतना ही मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ लिंक्ड होना चाहिए ताकि इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो। यहाँ पे क्या हुआ, करंट के चेंज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। तो सारी की सारी अगर फ्लक्स, सारे का सारा फ्लक्स इसके साथ लिंक्ड होगा तो तब मैक्सिमम आपकी पावर ट्रांसफ़र होगी आउटपुट साइड पे सेकेंडरी वाइंडिंग पे। अगर तो हम एक इस तरह से, जिस तरह म्यूचुअल इंडक्शन हमने पढ़ा है, एक कॉइल इस तरह से रखी हो और इसको हम यहाँ से एसी करंट दे दें और इसके साथ दूसरी कॉइल हमने इसके करीब करीब रखी हो, तो क्या होगा कि सारे का सारा फ्लक्स इसके साथ लिंक हो जाएगा? कभी भी नहीं होगा। तो मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज के लिए और मिनिमम फ्लक्स लीकेज के लिए हम कोर का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से ये कोर है और कोर में हम प्राइमरी वाइंडिंग हम यहाँ पे करते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग ऐसे। तो इसकी वजह से होता क्या है कि कोर सारे का सारा मैग्नेटिक फील्ड अपने अंदर यहाँ पे जो है क्लोज कर लेता है, इनक्लोज कर लेता है, तो सारा मैग्नेटिक फील्ड इस कोर के अंदर आ जाता है और तकरीबन मैक्सिमम जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं वो इस कोर से पास करती हैं, जो सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक्ड हो जाती हैं। तो इस तरह से हमें मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज की वजह से आपको यहाँ से पावर ट्रांसफ़र मैक्सिमम मिल रहा होता है। लेकिन फिर भी इस तरह के डिज़ाइन के बावजूद भी कुछ न कुछ फ्लक्स लीकेज हो जाती है। उसकी क्या वजह होती है? उसकी वजह होती है कि आपकी कोर जो है उसके अंदर एयर गैप्स हों या कोर कहीं से ब्रेक हो, और डिज़ाइन के ये कोर की डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है। कोर की आपकी डिज़ाइन में कोई फॉल्ट हो तो फ्लक्स लीकेज होगा। मैक्सिमम फ्लक्स जो है प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ लिंक नहीं होगा। तो इसकी हम कुछ पिक्चर्स देख लेते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इन तस्वीरों को वन बाई वन आप गौर से देखें तो आपको फ्लक्स लीकेज की समझ आ जाएगी। आपके पास ये पीस ऑफ कोर रखा हुआ है, तो ये देखें यहाँ पे क्रैक है और इस क्रैक की वजह से क्या हुआ है कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना बेंड होकर इस तरह से जा रही हैं, तो ये फ्लक्स लीकेज है। जबकि यूज़फुल फ्लक्स जो है वो इस तरह से है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो सीधी जा रही हैं यूज़फुल फ्लक्स है, जबकि जो इस तरह से बेंड हो रही हैं लाइंस, ये फ्लक्स लीकेज है, ये लॉस है। इसी तरह से अगर एयर गैप हो तो एयर गैप की वजह से देखें कि जो सेंटर में ये दोनों कोर्स आपस में आमने सामने हैं, बीच में एयर गैप है, तो सेंटर में जो फ्लक्स है ये यूज़फुल फ्लक्स है और जो साइड से बेंड हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बेंड हो रही हैं, तो ये फ्लक्स लीकेज हैं, लीकेज फ्लक्स है। इसी तरह आप इसको देख लें कि यहाँ इस कोर के अंदर वैसे तो कोई फॉल्ट नहीं है, बट फिर भी कुछ न कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स इसका यहाँ पे एयर के अंदर है। तो सारे का सारा फ्लक्स जब तक कोर के अंदर नहीं होगा तो मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज आप अचीव नहीं कर सकते। तो ये कुछ फ्लक्स है इसका प्राइमरी वाइंडिंग का जो एयर के अंदर है, जो इसके साथ सेकेंडरी के साथ लिंक नहीं हो सकता। तो जो यहाँ पे जो यूज़फुल फ्लक्स है वो सारे का सारा कोर के अंदर है, जो एयर के अंदर जो फ्लक्स आ रहा है ये सारा फ्लक्स लीकेज कहलाएगा। तो एक तरह से हम इसको एग्जैक्टली 100% मिनिमाइज नहीं कर सकते फ्लक्स लीकेज को, लेकिन हम इसको कम से कम कर सकते हैं। और एक और यहाँ पे ये जो सर्कुलर कोर है ये दिखाई गई है कि यहाँ पे एक वाइंडिंग है प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग, और ये प्राइमरी वाइंडिंग है जिससे आप करंट फ्लो करा रहे हैं, तो इससे इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो यूज़फुल फ्लक्स वो है जो इस कोर के अंदर है, और जो एयर के अंदर जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं, ये फ्लक्स लीकेज है सारे का सारा। तो फ्लक्स लीकेज को किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं? सबसे पहली बात, हम ये फैक्टर इसको कंट्रोल कर सकते हैं। किस तरह के? हम ये इंश्योर करें कि जो कोर है उसके अंदर कोई लीकेज नहीं है, यानी कोई उसके अंदर क्रैक कोई नहीं है और एयर गैप्स नहीं है। तो इन चीज़ों को हम इंश्योर करें तो तब ये दो फैक्टर हम कवर कर सकते हैं, लेकिन इसको हम नहीं कर सकते कंट्रोल। तो इसके लिए सोल्यूशन ये है कि प्राइमरी वाइंडिंग ये है प्राइमरी वाइंडिंग,
तो हम बजाय इसके कि सेकेंडरी वाइंडिंग को अलग से हम करें, तो उसका सोल्यूशन ये है कि हम ऐसी एक बॉबन तैयार करें जिसके ऊपर हम इस तरह से ऐसे, ये हम कर रहे हैं प्राइमरी वाइंडिंग, और सेकेंडरी वाइंडिंग को हम इसी के ऊपर कर दें, इलेक्ट्रिकली हम आइसोलेट कर दें किसी टेप की मदद से। ट्रांसफार्मर टेप्स आती हैं, तो ये प्राइमरी है, तो ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो अगर हम एक दूसरे के ऊपर बाइंडिंग कर देते हैं तो फ्लक्स लीकेज को बहुत मिनिमाइज किया जा सकता है। स्टूडेंट, नेक्स्ट है कॉपर वायर लॉस। इसको हम कंडक्शन लॉस भी कहते हैं, और ये I²R, ये पावर जो डेसिपेट होती है किसी भी कंडक्टर के अंदर, अगर उसमें से हम करंट फ्लो करना चाहें, आई करंट यहाँ से अगर फ्लो हो और इसकी कुछ रेजिस्टेंस हो R, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। ये यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, जो करंट फ्लो हो रहा है, वो एनर्जी यहाँ पे वेस्ट हो जाती है, इन द फॉर्म ऑफ हीट अपीयर होती है। तो इसको कंडक्शन लॉस भी कहते हैं, और ये होता है I²R लॉस। अगर हम इस लॉस को कम करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस कम करना पड़ेगी। रेजिस्टेंस हम कैसे कम कर सकते हैं? हमें पता है कि रेजिस्टेंस क्या होती है, एरिया के इन्वर्स प्रोपोर्शन होती है। अगर हम जो वायर हम यूज़ कर रहे हैं उसका हम क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दें, यानी उसका डायमीटर बढ़ा दें, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, एक बात। दूसरा, हम मटेरियल जो है ऐसा यूज़ करें, कॉपर वाइज अगर यूज़ करें तो अगर हम वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी उसका डायमीटर अगर हम बढ़ा दें तो वायर लॉस, कॉपर वायर लॉस कम से कम हो सकता है। इसके अलावा हम रेजिस्टेंस कैसे कम कर सकते हैं कि हम कोशिश ये करें कि जो ट्रांसफार्मर है वो कम से कम हीट अप हो, उसका हम कूलिंग का बंदोबस्त कर लें, क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो टेम्परेचर हम ना बढ़ने दें ट्रांसफार्मर का। और दूसरी बात ये कि मटेरियल, हाँ मटेरियल की हमने बात कर ली पहले, तो मटेरियल हम ऐसा यूज़ करें कि जो कम से कम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा हो, तो इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं कंडक्शन लॉसेस को, या I²R लॉस के लिए, या कॉपर वायर लॉस, इस तरह से हम कम कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे एडेक करंट्स लॉसेस। तो एडेक करंट्स क्या होते हैं, इनको हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक टॉपिक मौजूद है हमारा। तो इसके अलावा हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। एडेक करंट्स बेसिकली क्या है, जिस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के मुताबिक कहीं भी अगर मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होता है, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो तो ईएमएफ इंड्यूस होती है, और अगर क्लोज पाथ मिल जाए तो ये ईएमएफ क्या होगी, करंट फ्लो कराने का सबब बनेगी। तो एडी करंट क्या होते हैं, अकॉर्डिंग टू द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अगर कोई बल्क पीस ऑफ मेटल हो और उसके करीब अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा हो, तो उसके अंदर उसी तरह से जिस तरह हम एक कॉइल के अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर भी करंट के लूप्स बन जाते हैं। इस तरह जिस तरह एक खड़ा पानी हो, उसके अंदर एक पत्थर गिराएं तो उसके हल्के बनते हैं, इसी तरह एडे करंट्स के हल्के बनना शुरू हो जाते हैं, सर्कल बनना शुरू हो जाते हैं। और जब ये एडे करंट उस मेटालिक पीस में प्रोड्यूस होते हैं, तो ये उसको हीट अप करने का बायस बनते हैं जाउस इफेक्ट के तहत। तो यहाँ पे भी एनर्जी लॉस होती है, क्योंकि हम मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, कोर का, जो के बनी होती है मेटालिक पीस की, मेटालिक इसकी मटेरियल की बनी होती है। अगर 60 हर्ट्ज की बात करें तो आयरन कोर हम यूज़ करते हैं। फ़र्ज़ करें यही आयरन कोर हो जिस तरह के हमने पहले एक्सप्लेन किया है। तो इस आयरन कोर के अंदर
यहाँ पे इस तरह से फ्लो होगा मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं। क्योंकि हमने एसी करंट अप्लाई किया हुआ है तो इसकी वजह से इसके अंदर जो फील्ड है वो भी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है। अब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होती है यहाँ पे, दूसरा ये जो बल्क पीस ऑफ मेटल है इसके अंदर भी एडे करंट्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। अगर हम यहाँ से इसको काट कर देखें, इसको ऐसे काट कर इसका क्रॉस सेक्शन देखें ऐसे, तो ये इसका क्रॉस सेक्शन होगा, तो इसमें इस तरह से एडे करंट्स प्रोड्यूस होते हैं और इस कोर को हीट अप करने का बायस बनते हैं। यहाँ पे एनर्जी लॉस होना शुरू हो जाती है। इसकी भी पिक्चर्स देख लेते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इससे। स्टूडेंट्स इन तस्वीरों को गौर से देखें तो एडे करंट्स की आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे देखें कि ये एक कोर है, सॉलिड कोर है। तो सॉलिड कोर के अंदर यहाँ पे ये प्राइमरी वाइंडिंग है और इसमें आप जो है करंट अप्लाई कर रहे हैं, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, चेंजिंग मैग्नीट्यूड है करंट की, और उसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है जो कोर के अंदर है। तो कोर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, चूंकि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, एक तो इसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है, इसके साथ ही इसके अंदर एडे करंट प्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि इस तरह से है। ऐसे क्रॉस सेक्शनल एरिया हम इसको अगर हम यूं काट के देखें तो इसके अंदर यूं हमें सर्कल्स इसके नज़र आएंगे एडे करंट्स के, और इन एडे करंट्स की वजह से कोर जो है हीट अप होगी और एनर्जी लॉस होगा। तो इस एडे करंट्स को मिनिमाइज करने का ये तरीका है कि हम एक सॉलिड कोर के बजाय हम उसकी शीट्स बना लेते हैं और थिन शीट्स बनाएंगे उसकी। यहाँ पे देखें कि अगर आपके पास हो सॉलिड शीट हो तो उसमें इस तरह एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे और इनका इफेक्ट स्पीयर होगा। जबकि अगर आप थिन शीट्स यूज़ करेंगे, थिन शीट्स यूज़ करने की वजह से उनका इफेक्ट बहुत कम होगा, मिनिमम हो जाएगा। रिड्यूस तो नहीं हो सकता 100%, बट ये बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगा। और ये लेमिनेटेड होंगी एक दूसरे से, यानी इलेक्ट्रिकली ये कनेक्टेड नहीं होंगी, फिजिकली एक दूसरे से टच होंगी, तो दरमियान में इनके लेमिनेशन होगी। तो इस तरह की शीट्स हम यूज़ करेंगे। इसी तस्वीर का यहाँ पे दूसरा पार्ट है कि जिसमें थिन शीट्स ऑफ द सॉफ्ट आयरन यूज़ की हुई हैं। तो ये थिन शीट्स हैं। तो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि यहाँ पे कोई भी एडे करंट्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे, होते हैं लेकिन ये बहुत कम होते हैं, और हर एक शीट के अंदर इंडिविजुअल हो रहा होता है, तो वो वैसे बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी लॉसेस कम हो जाते हैं। तो लेमिनेटेड कोर किस तरह से बनाई जाती है आप इसको देख सकते हैं। शीट्स हैं इस तरह से बनी हुई, तो इन शीट्स को इकट्ठा कर दी जाता है, सारी की सारी लेमिनेटेड हैं, एक दूसरे के साथ फिजिकली एक दूसरे के साथ टच हैं, इनके अंदर एयर गैप नहीं होगा, बट ये इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होती हैं, इंसुलेटेड होती हैं एक दूसरे से। तो प्रैक्टिकली ट्रांसफार्मर जो डिज़ाइन की जाता है उसके अंदर शीट्स यूज़ होती हैं, वो ई टाइप और आई टाइप होती हैं जो एक दूसरे के अंदर फंस जाती हैं, इस तरह से फंस जाती हैं। और ओवरऑल जो आपके पास जो शेप बनती है कोर की, वो कुछ इस तरह से बनती है। ऐसे ऐसी शेप बनती है। और इसके अंदर यहाँ पे बाइंडिंग होती है, यहाँ पे बॉबन, बेसिकली ये बॉबिन के अंदर फिक्स कर दी जाती है। ई टाइप इधर से, ई टाइप इधर से, और दरमियान में यहाँ पे आई टाइप, इसके नीचे आई टाइप फिक्स कर दी जाती है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो इस तरह से ऐसी लेयर्स बन जाती हैं कोर की। तो एडे करंट्स इस तरह से मिनिमाइज हो जाता है। तो बॉबिन के अंदर, बॉबिन के ऊपर बाइंडिंग की जाती है, दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी एक दूसरे के ऊपर होते हैं, ताकि जो फ्लक्स लीकेज है जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसको भी मिनिमाइज़ किया जा सके और एडे करंट्स को भी मिनिमाइज़ किया जा सके। दोनों लॉसेस कम से कम हो जाते हैं इस तरीके से कोर डिज़ाइन करने से। अगर हम इन लॉसेस को जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हम काफ़ी हद तक अगर कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएं, फिर भी एक किस्म का लॉस बचता है जिसको हम एस्टेरेसिस लॉस कहते हैं। अब ये क्या भला होती है, ये आपको समझा देते हैं। देखें, हम प्राइमरी वाइंडिंग में
यहाँ पे प्राइमरी के ऊपर जो अप्लाई कर रहे होते हैं वो एसी पावर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एसी करंट यहाँ पे जा रहा होता है, एसी करंट आई डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। ये करंट चेंज होता है इस कॉइल के अंदर, तो इस चेंजिंग करंट की वजह से इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड भी इसी फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज हो रहा होता है। एसी की जब हम बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी की बात लाजमी होती है, तो हम 60 हर्ट्ज़ की हम बात कर लेते हैं कि 60 हर्ट्ज़ का अगर हमने ट्रांसफार्मर डिज़ाइन किया हुआ है तो इसका मतलब है करंट जो चेंज हो रहा है 60 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज हो रहा है। तो अकॉर्डिंगली इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहेगा 60 हर्ट्ज़ के साथ। अब हमने यहाँ पे एक कोर अप्लाई की हुई है, ये कोर है, ठीक है जी, और ये प्राइमरी कॉइल है। अब होना ये चाहिए कि कोर जितनी स्पीड के साथ यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है, जितनी फ्रीक्वेंसी के साथ, इसी फ्रीक्वेंसी के साथ इसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। बेसिकली होता क्या है कि जब ये इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो ये कोर मैग्नेटाइज हो जाती है। ऐसे कि फर्ज करें कि करंट जो है ज़ीरो पे है, तो इस कोर का भी जो मैग्नेटिज्म है वो ज़ीरो पे होती है। जब करंट मैक्सिमम पहुंच जाता है तो इसकी जो कोर की मैग्नेटिज्म है, कोर भी मैग्नेटाइज हो जाती है, बट ये थोड़ा सा इससे स्लो होती है। उस हिसाब से उस स्पीड के साथ ये मैग्नेटाइज नहीं हो पाती जिस स्पीड के साथ करंट जो है अपनी मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा होता है। तो करंट मैक्सिमम हो जाता है, उसके बाद ये मिनिमम की तरफ आना शुरू हो जाता है, यानी कोर को डीमैग्नेटाइज होना चाहिए, अभी आहिस्ता आहिस्ता डीमैग्नेटाइज होना चाहिए। जब ये ज़ीरो को हिट करे करंट तो कोर को भी डीमैग्नेटाइज हो जाना चाहिए, फुली डीमैग्नेटाइज, लेकिन ये फुल डीमैग्नेटाइज नहीं होती, इसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म बच जाता है। लेकिन ईसीएस नाम है कि जब इसके अंदर अभी मैग्नेटिज्म बाकी होती है, जो इसका जो एक तरह से मैग्नेट बना हुआ है एक डायरेक्शन में, तो उसका बाकी होता है मैग्नेटिक फील्ड, जबकि करंट अपनी डायरेक्शन चेंज कर चुका होता है। जब करंट दूसरी डायरेक्शन में फ्लो करता है, रिवर्स डायरेक्शन में, तो उस वक्त इसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बाकी होता है, और वो जब ये इसकी भी कुछ करंट की दूसरी डायरेक्शन में कुछ मैग्नीट्यूड बन जाती है, तो तब जाके ये डीमैग्नेटाइज होता है, तब जाके कोर डीमैग्नेटाइज होती है। तो इसी तरह जब ये वापस ज़ीरो पे पहुंचता है, रिवर्स डायरेक्शन में करंट ज़ीरो पे पहुंचता है, तो इसको फौरी तौर पे डीमैग्नेटाइज होना चाहिए, तो ये अगेन डीमैग्नेटाइज नहीं होती, बल्कि इसके अंदर मैग्नेटिज्म बाकी होता है। तो इसकी जो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन है, इसको एक लूप के ज़रिए शो करते हैं, जिसको हिस्टैरिसीस लूप कहते हैं। आपको उसकी पिक्चर दिखाते हैं। हिस्टैरिसीस लॉस को आप हिस्टैरिसीस लूप के ज़रिए अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो ये उसकी पिक्चर है, आप इसको देखें। तो हिस्टैरिसीस जो लूप का ग्राफ जो है ड्रा किया जाता है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन फोर्स के दरमियान जो ये प्लॉट किया जाता है। तो हिस्टैरिसीस लॉस जो होता है वो किसके इक्वल होता है? ये जो बी एच कर्व है, बी एच कर्व का जो एरिया है, बी एच कर्व एरिया के इक्वल होती है। तो हिस्टैरिसीस लॉस इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी एच कर्व। तो इसका जितना एरिया बनता है, इस एरिया के बराबर होता है ये लॉस। तो आप किसी भी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के ऊपर आप ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो आपने जो कोर यूज़ करनी है उस फ्रिक्वेंसी के लिए आपने उसका डेटा शीट देखनी है कि उसका लूप कैसा बन रहा है। तो जो लूप बने, जिसका कम से कम एरिया हो लूप का, आप वो कोर सिलेक्ट करेंगे। इसको समझ लेते हैं, बड़ा आसान है। इनिशियली जो करंट है वो ज़ीरो पे होगा, तो मैग्नेटाइजेशन भी ज़ीरो पे होगी, यानी कोर मैग्नेटाइज नहीं होगी। यानी ये देखें कि ये कोर है और इसके ऊपर ये वाइंडिंग है, तो आप यहाँ से एसी करंट अप्लाई कर रहे हो, तो करंट अभी ज़ीरो होगा तो मैग्नेटाइजेशन भी ज़ीरो होगी, करंट बढ़ता जाएगा, मैग्नेटाइजेशन बढ़ती जाएगी और सेचुरेशन पॉइंट आ जाएगा।
जैसे सेचुरेशन पॉइंट आएगा यानी करंट मैक्सिमम पे पहुंच गया, ज़ीरो से मैक्सिमम पे पहुंच गया, अब करंट जो है रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, ऐसे ज़ीरो की से वापस मैक्सिमम से वापस आता है। तो कोर भी डीमैग्नेटाइज होना शुरू हो जाती है इस रास्ते से, यूं करंट ज़ीरो हो जाता है। जब करंट ज़ीरो होगा तो होना तो ये चाहिए कि इसको भी डीमैग्नेटाइज होना चाहिए, यहाँ पे ज़ीरो आ जाना चाहिए, लेकिन उस वक्त इस कोर के अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बाकी होता है। इतना कदर, इतना फील्ड जो है जिसको रिमेनेंस कहा गया है, तो ये बाकी है। हालांकि करंट इसके अंदर अभी नहीं है, ज़ीरो करंट है, बट इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बाकी है, मैग्नेटिज्म बाकी है। करंट जो है रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाता है और ये अभी डीमैग्नेटाइज हो रही होती है, जबकि करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करके मैग्नीट्यूड बढ़ा रहा है। अब इसकी मैग्नीट्यूड बढ़ रही है, तो ये कहीं जाके इधर जाके ये ज़ीरो होता है, तो ये डीमैग्नेटाइज हो गया। अब हालांकि अब जो कोर को रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाना चाहिए था। करंट फिर बढ़ना शुरू कर देता है, बढ़ता रहता है, करंट मैक्सिमम पे पहुंचता है और एक पॉइंट पे आके रिवर्स डायरेक्शन में भी कोर मैग्नेटाइज हो जाती है, सेचुरेट हो जाती है, और इसके बाद करंट रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। और जब ज़ीरो लेवल को क्रॉस करता है तो अब इस डायरेक्शन में भी इसका मैग्नेटिक फील्ड बाकी रहता है, ज़ीरो नहीं होता। आइडियली इसको यहाँ पे होना चाहिए। तो तो आगे नेक्स्ट करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, इसके मैग्नीट्यूड भी बढ़ना शुरू हो जाती है, तो फिर कहीं जाके ये डीमैग्नेटाइज होकर ज़ीरो के लेवल को क्रॉस करता है। तो इसकी मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तो इस तरह से ये करंट को फॉलो नहीं कर पाती कोर। तो इस वजह से इसका जो पी एच कर्व है, इसका जो एरिया बनता है, ये इसका लॉस होता है, हिस्टैरिसीस लॉस। इस हिस्टैरिसीस लॉस की वजह से भी जो कोर है वो हीट अप होगी और यहाँ पे एनर्जी का लॉस होगा। अब अगला क्वेश्चन ये है कि इसको किस तरह से हम मिनिमाइज कर सकते हैं। इसको मिनिमाइज इस तरह से कर सकते हैं कि हम देखें कि किस फ्रिक्वेंसी के ऊपर हम ऑपरेट कर रहे हैं। अगर हम 60 हर्ट्ज पे ऑपरेट कर रहे हैं तो बेहतर ये होगा कि हम ये देखें कि 60 हर्ट्ज पे कौन सा मटेरियल है जो इसको रिस्पॉन्ड कर सकता है, यानी इतनी स्पीड के साथ मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो सकता है। तो वो आयरन कोर होगी, जो तकरीबन जिसका हिस्टैरिसीस लूप 60 हर्ट्ज के ऊपर काम होगा। लेकिन अगर आप 50 किलो हर्ट्ज या 1 किलो हर्ट्ज यानी हाई फ्रिक्वेंसी का ट्रांसफार्मर बनाना चाहते हैं, 1 किलो हर्ट्ज, और फिर आप अगर यूज़ करेंगे आयरन कोर, तो आयरन कोर का उस फ्रिक्वेंसी के ऊपर ये बी एच जो कर्व है, इसका एरिया बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा लॉसेस होंगे। तो आप वहाँ पे फेरेट कोर यानी सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ करेंगे, सॉफ्ट आयरन कोर। 60 हर्ट्ज के लिए भी आप सॉफ्ट आयरन ही यूज़ करेंगे, हार्ड आयरन यूज़ नहीं करेंगे। बट बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पे जाके आपको फिर आयरन कोर को छोड़ना पड़ेगा, आप फेरेट कोर लेंगे। फेरेट कोर एक मटेरियल होता है, फेराइट भी कहते हैं, फेरेट भी कहते हैं, आयरन का ही कोई कंपाउंड है। बट देखते हैं इसकी कोई पिक्चर मिल जाती है तो। बहरहाल आप नेट पे टाइप करें गूगल में फेरेट कोर, तो आपके पास ढेरों कोर्स की पिक्चर्स आ जाएंगी, आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से होती है। तो आप कोर का मटेरियल जो आपने डिसाइड करना है वो ऐसा डिसाइड करना है कि जिसका बी एच कर्व का एरिया कम से कम हो। ये होगा, हर कोर का कुछ ना कुछ एरिया ज़रूर होगा, ये ज़ीरो नहीं हो सकता, बट आपने वो सिलेक्ट करना है जो कम से कम जिसका एरिया हो। तो ये हैं हिस्टैरिसीस लॉसेस और इनकी रिडक्शन का तरीका। अब आगे चलते हैं, देखते हैं ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने 4 किस्म के एनर्जी लॉसेस ट्रांसफार्मर्स के अंदर पढ़े। अगर हम इनको जितना हमसे हो सकता है कोशिश कर लें, हम इनको रिड्यूस कर सकते हैं, ज़ीरो नहीं कर सकते। तो हम जितना भी रिड्यूस कर लें तो फिर भी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। तो एफिशिएंसी को सॉल्व करने का तरीका क्या है? एफिशिएंसी हम इस तरह से सॉल्व करते हैं, आउटपुट पावर
आउटपुट पावर डिवाइडेड बाई इनपुट पावर मल्टीप्लाइड बाई 100। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी के लिए। तो ये हमेशा 100% से कम ही आएगा, 100% के बराबर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि लॉसेस हमेशा रहते हैं। वो कम कर सकते हम, ज़ीरो नहीं कर सकते। तो इसलिए ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं, हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जो हमने लॉसेस इससे पहले पढ़े हैं, जाहिर सी बात है ये लॉसेस अगर कम होंगे तो एफिशिएंसी मैक्सिमम हो जाएगी, लेकिन एक दफ़ा हम इनको दोबारा से रिपीट कर देते हैं। यहाँ पे नंबर 1 पे हम रखते हैं कि कोर आप जो डिसाइड करनी है, कोर कैसी होनी चाहिए। कोर को कैसा होना चाहिए, ये सॉफ्ट आयरन की कोर आप यूज़ करें। अभी हम 60 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर की बात करें तो सॉफ्ट आयरन कोर अगर आप यूज़ करेंगे तो बेहतर रहेगा। इसमें आपके जो हिस्टैरिसीस लॉसेस हैं ये कंट्रोल हो जाएंगे। सेकंड नंबर पे हम रखते हैं कि हम एडे करंट्स को सबसे पहले हमने हिस्टैरिसीस लॉसेस को कंट्रोल करना है, कोर डिज़ाइन करनी है, कोर का मटेरियल हमने सोचना है। उसके बाद हम कोर हमने डिज़ाइन करनी है। तो हम किस तरह से डिज़ाइन करेंगे कोर को हम इस तरह से करेंगे कि लेमिनेटेड शीट्स यूज़ करेंगे। लेमिनेटेड शीट्स यूज़ करेंगे, ना कि हम एक सॉलिड कोर यूज़ करेंगे। तो लेमिनेटेड शीट्स को हम असेंबल करेंगे, तो उससे जो कोर बनेगी उसमें कौन से लॉसेस रिड्यूस होने वाले हैं, उसमें एडे करंट लॉस जो है वो कम हो जाएंगे। तीसरे नंबर पे हम रख लेते हैं कि हमने वाइंडिंग कैसे करनी है। वाइंडिंग हमने इस तरह नहीं करनी कि ये कोर हो और एक वाइंडिंग इधर है तो दूसरी इधर है, इसमें फ्लक्स लीकेज का प्रॉब्लम आएगा। तो हम ऐसा करेंगे कि वाइंडिंग हम इस तरह करेंगे कि ये प्राइमरी वाइंडिंग है और सेकेंडरी इसके ऊपर या इसके नीचे, ये सेकेंडरी और ये प्राइमरी। तो इस तरह से करनी है। तो कैसे होगा, कॉइल्स कैसे करनी है, वन ओवर द अदर। इससे कौन सा लॉस हम कंट्रोल करेंगे, फ्लक्स लीकेज जो है हम कंट्रोल कर लेंगे। और चौथे नंबर पे हम ये रखते हैं कि जो कॉपर वायर हम डिज़ाइन करेंगे, ये किस तरह से हम करेंगे, डिसाइड करेंगे। हम प्योर कॉपर यूज़ करेंगे। कौन सा, प्योर कॉपर। और कोशिश करेंगे कि उसका डायमीटर जितना हम ज़्यादा रख सकते हैं रख लें। लिमिटेशंस होती हैं, वाटेज के हिसाब से हमने डिसाइड करना होगा, बट जितना हम रख सकते हैं उसका डायमीटर, उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जितना ज़्यादा रख सकते हैं वो रखें। और प्योर कॉपर यूज़ करेंगे ताकि कम से कम रेजिस्टेंस जो मिले, हम कंडक्शन लॉस कम से कम हो जाए। तो इसमें मिलावट नहीं हो, कॉपर के अलावा कोई मटेरियल यूज़ करेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, तो कंडक्शन लॉसेस ज़्यादा होंगे। तो इस तरह से हम कंडक्शन लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप अपना ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करना चाहते हैं और इन तरीक़ों से अगर आप इन तरीक़ों को अपनाते हैं तो आपके लॉसेस कम से कम हो जाएंगे और आपकी एफिशिएंसी जो है 100 के करीब हो जाएगी। ये 100% तो नहीं हो सकती, 100 के करीब ज़रूर हो जाएगी। तो ये हमारा आज का आखिरी लेक्चर था चैप्टर नंबर 14 का। इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। किसी क्वेश्चन की, किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।